हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ चुके थे और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो क्लास है वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए है। तो सबसे पहले समझना कि कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन देखो कि क्या है। तो कैपेसिटर का ही दूसरा नाम यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसर बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी भी कैपेसिटर को जब भी हम किसी एसी सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो यहाँ पर समझना। इफ़ेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ फिगर बना हुआ है सर्किट डायग्राम, जिसमें हमने कैपेसिटर, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का ये सिंबल है सर्किट सिंबल। एसी हमने करंट यहाँ पर फ्लो कराया है ईएमएफ, और एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमने की कनेक्ट किया है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में अगर हम केवल रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं एसी सर्किट में तो उस केस में क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट वाले में हमने देखा कि सिर्फ केवल इंडक्टर कनेक्ट करेंगे सर्किट में, एसी सर्किट में केवल इंडक्टर कनेक्टेड होगा तो उस रेस्पेक्ट में प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। यहाँ इस वाले सर्किट में हमने केवल क्या कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। तो कैपेसिटर करने का मतलब ये हो गया आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहलाया। तो हमने तीन सर्किट अलग अलग तीन कंपोनेंट के लिए पढ़े हैं। पहला प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली ये जो आज पढ़ने वाले हैं वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है तो सी है, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर का मेनली वर्क क्या होता है, जो कि हमने चैप्टर 1 एंड 2 में पढ़े थे कि कैपेसिटर मेनली क्या करता है, चार्ज को वो स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सी है उसको हम कनेक्ट करते हैं टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो वोल्टेज इसमें हम फ्लो कराएंगे वो कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, ऑफ द सोर्स, द कैपेसिटर गेट्स चार्ज। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा इन वन डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखेगा, एंड देन फिर उसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। यानी फर्स्ट साइकिल आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल बना जिसमें ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो भी कैपेसिटर होगा उसके अंदर वो चार्ज स्टोर करके रखेगा, और सेकेंड हाफ साइकिल में उसको वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। देन डिस्चार्ज एंड देन चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल एंड अगेन डिस्चार्ज, और फिर से वो डिस्चार्ज होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये मूव होते रहेगा। एज अ रिजल्ट देयर इज अ कॉन्टीन्यूअस थ्रो दाउ अल्टरनेटिंग करेंट इन द सर्किट, दस अ कैपेसिटर प्रोवाइड्स एन ईजी पाथ फॉर एसी। यानी कि कैपेसिटर का मेनली काम क्या है, कैपेसिटर का मेनली काम है कि ये चार्ज को जब भी हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे तो ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा और फिर इसको धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस पाथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है एसी को, एसी सप्लाई को। जो कैपेसिटर लगे होते हैं इसका दूसरा नाम मैंने बताया कि ये कंडेंसर होते हैं, और ये कंडेंसर आप लोग सभी लोग देख रखे हो जो फ़ैन में लगा होता है, सीलिंग फ़ैन में या टेबल फ़ैन में जो आप देखते हो जो कैपेसिटर लगे होते हैं सिलेंड्रिकल शेप का, तो वही आपका कैपेसिटर उसी का जिक्र कर रहे हैं। कैपेसिटर जो होते हैं उनके भी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। आप ऊपरी स्ट्रक्चर को देखकर मत बोलना कि वो सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप का होता है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। नेक्स्ट अब देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मान लो कि एक एसी सर्किट है जिसमें हमने ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी प्रोवाइड किया है, फ्लो करा रहे हैं, और सर्किट में हमने केवल कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सी है कैपेसिटेंस, और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो गया। हमें मानना है कंसिडर अ प्योर कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई गिवन बाई, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो ई होगा दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अब समझना है यहाँ पर ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब चूंकि हमने कैपेसिटर में हमने जो चार्ज प्रोवाइड किया है वो हमने क्या किया है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, और इसका फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस चार्ज को स्टोर करने का है और डिस्चार्ज करने का है। तो ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर प्लेट्स
द कैपेसिटर प्लेट्स अ कॉन्टीन्यूअस बट अल्टरनेटिंग करेंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। यानी कि ये क्या हुआ कि कैपेसिटर जो हमने एसी प्रोवाइड किया है, एसी सप्लाई जो प्रोवाइड किया है, वो भी क्या हो रहा है कि वो कॉन्टीन्यूअस करंट को वो ले रहा है ज़रूर, लेकिन वो अल्टरनेटिंग करंट को ले रहा है। तो इसी तरह से वो अल्टरनेटिंग करंट को ही लेकर जो आगे सप्लाई देगा वो भी अल्टरनेटिंग वे में ही देगा। एट एनी इंस्टेंट, अब लेट हम अपनी तरफ से मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट जो होगा दैट इज़ वो किसके बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा जितना हमने अप्लाइड ईएमएफ दिया है कैपेसिटर को, उस अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। तो मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका सिंबल V है और अप्लाइड ईएमएफ जो है वो E है, और E हमने अल्टरनेटिंग करंट में हमने कितना फ्लो कराया है, दैट इज़ E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमने मान लिया कि V जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। नाउ हमें कैपेसिटर का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, यही था फॉर्मूला। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। नाउ यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ V इंटू सी हो जाएगा, या C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो गया, Q इक्वल टू, यानी हमें चार्ज का पता चल गया। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू वी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू पुट करेंगे। तो V की वैल्यू हमने ऊपर अभी अभी निकाला था E नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, C इंटू वी की जहाँ पे वैल्यू जब पुट किए E नॉट साइन ओमेगा टी, तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन मान लो। करंट एट एनी इंस्टेंट इज, अब नाउ हमने चार्ज की बात कर दिया। चार्ज हमने निकाला क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट करंट की बात कर रहे हैं, और करंट को निकालने के लिए हमें चार्ज का होना पता होना जरूरी है। तो देयरफॉर करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। क्यू की वैल्यू हमारा क्या है, सी इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट था बाहर आ गया, ई नॉट भी कांस्टेंट था बाहर आ गया। यहाँ पे साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली अगर ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया ओमेगा सी ई नॉट, और कॉस ओमेगा टी आ गया। नाउ आई इक्वल टू, अगर मैं इसी को रीअरेंज करके लिखूँ तो वो क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ओमेगा इंटू सी इंटू ई नॉट, इसको हमने क्या मान लिया, आई नॉट मान लिए। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ओमेगा इंटू सी इंटू आई नॉट ई नॉट। तो इसको हमने क्या मान लिया, आई नॉट। और कॉस ओमेगा टी को अगर हमने साइन में बदलना है तो वो हमें पता है कि 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो वो आपका कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नाउ आई नॉट की वैल्यू जैसे मैंने अभी ऊपर कंपेयर करके बताया कि आई नॉट की वैल्यू हमने क्या माना, ओमेगा इंटू सी इंटू ई नॉट। तो यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू सी इंटू ई नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन, तो ई नॉट को एज इट इज़ रहने दो, और ये ओमेगा सी जो है उसका हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ओमेगा सी यहाँ डिनोमिनेटर में, उसका भी डिनोमिनेटर है 1 अपॉन, रेसिप्रोकल करके लिखे हुए हैं डिवाइड में। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा, ओमेगा सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में ये आपका ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया। ऐसा हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि करंट जो होता है वो ई अपॉन आर के बराबर होगा। तो इसलिए V अपॉन आर, ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 अपॉन ओमेगा सी जो होगा यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। बट मैंने आपको पहले बोला था जैसे हमने इंडक्टर यूज़ किया है तो उस इंडक्टर में हमने रेसिस्टेंस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस हम नहीं कहेंगे इसको 1 अपॉन ओमेगा सी को। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, जो कि एज अ रेसिस्टेंस का जो काम है वही काम यहाँ पर ये कर रहे हैं।
तो और इसको हमने जो आई नोट निकला है ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज कॉल्ड द करेंट एम्पलीट्यूड, इसे हम करेंट एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई, अब हम दोनों के फेज रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, यानी फेजर डायग्राम के बारे में। तो फेजर डायग्राम में जैसा कि हमने देखा था पीछे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट अगर हम लेते हैं तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था कि करंट और ईएमएफ जो होता है वो सेम फेज में होता है, ठीक है। ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए था। इसी तरह से हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था कि करंट और ईएमएफ के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। तो हमने इंडक्टिव सर्किट में देखा था कि ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा था और करंट जो है वो 90 डिग्री से लैग कर रहा था, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अगर हम देखेंगे तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में देखो करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है और ईएमएफ जो है वो लैग कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री से, यानी π/2 से। और ये हमें कैसे पता चला, तो इस इक्वेशन को गौर से देखो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी करंट जो आई है ये π/2 से ये लीड कर गया आगे। लीड किससे किया, तो ईएमएफ से लीड किया, ठीक है। तो यहाँ देखो आई नोट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और ई नोट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया, और ये आई नोट और ई नोट के बीच का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो कितना है, ठीक है, दैट इज π/2 है। और ईएमएफ जो है इसका फेज डिफरेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ओरिजिन से कितना है, तो ओमेगा टी है। तो इसलिए आपका यहाँ आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जो हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट वाले में देखे थे जिसमें वो आई नोट जो है वो क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, क्योंकि ये प्लस नहीं था उस समय, यहाँ पर ये माइनस में था। तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था। तो उस रेस्पेक्ट में करंट जो था वो क्या था, वो लैग कर रहा था 90 डिग्री से। तो आपको जो याद रखना है वो यही बातें याद रखनी है कि फेजर डायग्राम के लिए, पहला प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ जो होगा वो क्या करेगा, सेम फेज में रहेगा। दूसरा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ जो है वो लीड करेगा 90 डिग्री से करंट से, और करंट जो है वो लैग करेगा 90 डिग्री से ईएमएफ से, ठीक है। तीसरा जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वो लीड करेगा 90 डिग्री से और ईएमएफ जो है वो लैग करेगा 90 डिग्री से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो फेजर डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो एसी के फ्लो में अपोजिशन देने वाला जो भी ऐसा कंपोनेंट है वो रेसिस्टर होगा, और इस प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव वाले सर्किट में, तो उसको हमने एक नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टांस। इंडक्टिव रिएक्टांस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, x टू द बेस l से। यहाँ पे जो टर्म यूज होगा वो होगा कैपेसिटिव रिएक्टांस, और कैपेसिटिव रिएक्टांस जो हम यूज़ करेंगे वो होगा x टू द बेस c से, x टू द बेस c से। क्लियर दिख रहा है सभी को, x टू द बेस c, ठीक है। तो ये आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा कैपेसिटर के द्वारा वो आपका एक सी कहलाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपेयरिंग द रिलेशन, अगर हम रिलेशन को कंपेयर करते हैं, दैट इज आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद द ओमिक रिलेशन, और ओमिक रिलेशन हमारा क्या है, दैट इज आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। तो यहाँ आर जो रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो गया। वी फाइंड दैट द फैक्टर 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आर की इक्वल देखो कौन सा हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, यानी एसी में जो रेसिस्टेंस ऑफर करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 1 अपॉन ओमेगा सी कर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रेसिस्टेंस की कंपैरिजन रख रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं। दाउ इट थ्रू इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय x टू द बेस c, और इसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हुआ।